पॉलीमर में हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर में कहीं ना कहीं इसका कंपैरिजन होगा बायोपॉलीमर्स के साथ में, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनके साथ में हम कंपैरिजन देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट के सेंस में। पॉलीमर हम जानते हैं जैसे कि छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मासेस, उनसे जुड़ के एक हैवी मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस बनता है। और जो दो टाइप पढ़े थे हमने, चेन ग्रोथ और स्ट्रेट ग्रोथ, उसमें अल्टीमेटली चेन ग्रोथ में एक चेन डायरेक्ट बनती चली जाती है, जबकि स्ट्रेट ग्रोथ में छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन होकर फाइनली चेन बनाते हैं। किसी भी पॉलीमर में चेन कितनी लंबी होगी वो डिपेंड करेगा एक तो रिएक्शंस की कंडीशंस पे कि वो कितना उसको सपोर्ट कर रही है, और दूसरा जो नेक्स्ट मोनोमर उससे आके जुड़ने वाला है उसकी अवेलेबिलिटी पर। ये हम समझ सकते हैं कि जब एक पॉलीमर बन रहा होता है सिंथेटिकली, उस वक्त एक चेन एक बार में नहीं बनती, ऐसी बहुत सारी चेनें एक साथ बन रही होगी। हो सकता है किसी एक चेन को नेक्स्ट मोनोमर जुड़ने के लिए लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ऐसे केस में उसकी चेन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हमारा दूसरा जो चेन बन रही थी उसे अवेलेबल नहीं हो या कंडीशन उसमें सुटेबल नहीं हो, ऐसे में वो चेन छोटी रह जाएगी। तो सिंथेटिक पॉलीमर में देखा जाता है कि क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, एक होमोजेनस नेचर जना कहना चाहिए नहीं होता, जिसकी वजह से जो सारी चेन होती है वो एक लेंथ की नहीं होती, कुछ लंबी हो जाती है, कुछ बहुत छोटी रह जाती है। और इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें जो कंपोजिशन है थोड़ा सा नॉन होमोजेनस नेचर का है। जबकि यदि हम इसे ही कंपेयर करें नेचुरल पॉलीमर के साथ में, तो उनमें एक चीज़ पाई जाती है कि उनकी सारी जो चेन होती हैं वो आइडेंटिकल लेंथ की होती है। और अगर वो सारी आइडेंटिकल लेंथ की एक जैसी है, जैसे प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो उनमें जो जितनी भी चेन्स होंगी वो सबकी सब आइडेंटिकल लेंथ की होंगी, आइडेंटिकल मोनोमर से बनी हुई। इसका मतलब अगर आपका एक का जो मास है वही दूसरे का मास है, वही थर्ड का है, वही फोर्थ का, वही फिफ्थ का, एंड वाइस वर्सा, और आपको इसके एवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जबकि ये कुछ कंडीशन ऐसी है कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके मास एक जैसे नहीं है, एक एवरेज मास के लिए आपको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर जब बनाए जाते हैं उस वक्त हम ये नहीं मेंटेन कर पाते कि जितनी भी चेन बने वो सारी की सारी एक जैसी लेंथ की हो, एक जैसी मास की हो, उसको कि सारी हर एक चेन अपनी इंडिविजुअल लेंथ डिफरेंट कैरी कर रही है, उसके मासेस डिफरेंट है, इसलिए हमको यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने मिलेगी। इसके लिए डिस्पर्स वर्ड यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं, इसमें यूनी डिस्पर्स है, एक जैसा है, जबकि पॉली डिस्पर्स है क्योंकि इसमें नेचर जो है वो डिफरेंट है। और ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर जिसमें प्रेजेंट सारी चेन अलग अलग मासेस कैरी कर रही हैं, उनके एवरेज मास को जानने के लिए दो तरह के एवरेज फाइंड आउट किए जाते हैं। वन इज कॉल्ड नंबर एवरेज, इसे इस तरह शो किया जाता है m बार n, और एक होगा वेट एवरेज, दैट इज m बार w। और हम यहाँ यही सीखने वाले हैं कि नंबर एवरेज और वेट एवरेज निकाला कैसे जाता है। अब सबसे पहले अगर हम नंबर एवरेज की बात करते हैं, तो नंबर एवरेज एक रेशो होता है। इस रेशो में हम डिवाइड करते हैं जितनी भी चेन है उनके टोटल मास को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चेन। जैसे अगर हम ये बोलते हैं, सपोज कीजिए इसमें N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, N1 मॉलिक्यूल विथ मास M1, इसमें N1 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मास M1 है, इसमें N2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका मास M2 है, सिमिलरली N3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मास M3 है। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का टोटल मास निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लिया 10 मॉलिक्यूल है और हर एक का मास 2 है,
तो सबका मास मिला के हो गया 2 × 10 20। उसी तरह अगर मुझे वह मॉलिक्यूल जिनका मास m2 है उन सबका टोटल मास निकालना है तो इस मास को उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह वो मॉलिक्यूल अंदर जिनका मास m3 है उनका टोटल वेट निकालने के लिए उसके टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह मेरे पास कैलकुलेशन आया m1 × n1, m2 × n2 और m3 × n3। और मैंने अभी जैसे कहा कि ये जो होता है जिसे हम करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पहले चाहिए कि सारी चेन को मिलाकर टोटल मास कितना है। तो इस सारी चेन को मिला के अगर मुझे टोटल मास निकालना है तो मान लिया n1 मॉलिक्यूल का टोटल मास है n1 m1, n2 मॉलिक्यूल का मास है n2 m2, n3 मॉलिक्यूल का मास है n3 m3 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी अलग अलग तरह के मासेस वाले मॉलिक्यूल हैं उनका टोटल वेट निकाल लिया, देन डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल नंबर। तो ये टोटल नंबर हो गया n1 n2 n3 एंड सो ऑन। तो नंबर एवरेज जो है इट्स अ रेशो ऑफ व्हाट, टोटल मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस पॉलीमर में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स i नंबर्स के हैं तो इसे ऐसे शो किया जा सकता है समीशन दैट शो टोटल of mi ni divided by summation of ni। तो ये हो गया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं उनकी चेन यूनिफॉर्म नहीं होती। जितनी भी चेन अंदर पॉलीमर में मौजूद होती है उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है और लेंथ वेरी करने के साथ मास भी वेरी करेगा और उनकी चेन इसलिए यूनिफॉर्म नहीं रह पाते क्योंकि नेक्स्ट मोनोमर जो आके जुड़ता है एक तो वो डिपेंड करता है कि उस वक्त उसके जुड़ने के लिए मोनोमर अवेलेबल है कि नहीं है, दूसरा ये कि जो कंडीशंस अप्लाई की वो उसे फेवर कर रही हैं कि नहीं उसे जुड़ने के लिए। और इन सारी वजहों की वजह से ये यूनिडिस्पर्स नहीं रह पाता, एक जैसा नहीं रह पाता और इस तरह हमें अलग अलग लेंथ की और अलग अलग मासेस की चेन दिखती है। और इसे कंपेयर किया जा सकता है नेचुरल पॉलीमर से जिसमें प्रेजेंट सारी चेन आइडेंटिकल लेंथ और आइडेंटिकल मास की होती है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन कितने मास का है इसलिए हमें सबका टोटल का एवरेज मास निकालना पड़ता है। और ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास दो तरीके से निकाला जाता है। द फर्स्ट इज नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और इस नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल उनका टोटल मास कितना है। उसके लिए हम जितने मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल मासेस के हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस को उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके बाकी के इसी तरह के मल्टीप्लिकेशन को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। और दूसरा जैसे मैंने कहा दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m बार w। ये भी एक रेशो होता है। इस रेशो को निकालने के लिए हम सबसे पहले जो एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो सब एवरेज सेम मास कैरी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले उनके मॉलिक्यूलर मास से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में उन्हें टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है रेशो है एक तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय इट्स टोटल वेट। एक ग्रुप है n1 मॉलिक्यूल्स का जो सिमिलर नेचर के हैं, सबके मास कितने हैं m1, तो उनका टोटल मास हो गया m1 इंटू n1, उसे दोबारा मल्टीप्लाई करने उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइडेड बाय ऐसे जितने भी हैं i नंबर के उन सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ पॉलीमर।
पॉलीमर का जो टोटल मास है उससे डिवाइड करना है। जो दिखते हैं, मान लिया मुझे वेट एवरेज निकालना है, तो N1 मॉलिक्यूल है जिनका मास है M1, उन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करना है उनके मॉलिक्यूलर मास से। वैसे ही N2 मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर मास है M2, उन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करना है उनके मॉलिक्यूलर मास से, एंड सो ऑन। डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है, तो टोटल मास में N1 का मास है N1 M1, तो N2 का मास है N2 M2, एंड सो ऑन। तो इस तरह डिवीजन में मिल जाएगा हमको वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो कंपेयर करते हैं, एक निकलेगा नंबर एवरेज, इस पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया, इसे नंबर एवरेज का है। इसे टोटल मास ऑफ द पॉलीमर से डिवाइड किया, इसलिए मास एवरेज का है। और इसे निकालने के लिए सबसे पहले नंबर एवरेज की बात की कि N1 मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिकल नेचर के हैं, सबके मास सेम है, टोटल मास उनका निकालना है, तो उनके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया। ऐसे सारे ग्रुप्स का वेट निकाल लिया, फिर सारे मासेस को ऐड करके पॉलीमर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उसको डिवाइड कर दिया। उसी तरह जब वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना था, तो N1 मॉलिक्यूल का ग्रुप जिनका मास है N1 M1, उन्हें उनके मॉलिक्यूलर मास से दोबारा मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सारे ग्रुप में जो उनके टोटल मास थे उसके उनके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में उन्हें टोटल मास ऑफ पॉलीमर से डिवाइड कर दिया। इस तरह हमें जो मिलता है वेट एवरेज और नंबर एवरेज, उसका रेशियो निकाला जाता है, विच इज कॉल्ड PDI। एंड दिस PDI इज कॉल्ड पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की, ये हम बात करते हैं। उसके साथ ही ये निकाला कैसे जाता है, तो याद रखिएगा ये जो नंबर एवरेज होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, जिसको आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैनेजमेंट जो होता है वो उसे निकालने में आपकी हेल्प करेगा। और जहाँ तक वेट एवरेज है, उसके लिए आप टेक्निक जो अप्लाई कर सकते हैं, उन टेक्निक्स में आती है सेडिमेंटेशन मेथड, वो आपको मदद कर सकती है वेट एवरेज निकालने में। जब दोनों निकल जाते हैं, पॉलीमर का वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इनका रेशो निकाला जाता है। और इस रेशो में हम वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से। इस रेशो को कहा जाता है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। इस पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स का इम्पोर्टेंस ये है कि एक मिलता है आपको मोनोडिस्पर्स पॉलीमर, और आपको एक वैरायटी जो मिलेगी वो मिलेगी पॉलीडिस्पर्स। मोनोडिस्पर्स हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है। अगर आप इनमें रेशो देखें तो PDI का रेशो जो है 1 आता है, और ये रेशो 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये सारी की सारी एक चेन एक जैसी है। आप इनका वेट एवरेज निकालें, नंबर एवरेज निकालें, वो सेम आएगा। तो पॉलीडिस्पर्स हमारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, इनका PDI 1 से ज़्यादा आता है। तो जैसे हमने बात की थी, हमारी कोशिश है कि हम जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं वो उनसे बेटर, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर होते हैं काफ़ी सारे सेंस में, स्पेशली वो पॉल्यूशन और पॉइजन नहीं कॉज करते, तो हमारी कोशिश है उन्हें यूनिफॉर्म बनाने की। तो जो जितना एक के करीब होगा, हम ये कह सकते हैं उससे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के उतना क्लोज होगा, हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट और लाके उससे यूनिडिस्पर्स कर सकते हैं, एक जैसा कर सकते हैं। तो इस तरह PDI निकाला जाता है पॉलीमर का। और हम क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि बहुत आसानी से PDI निकाला जा सकता है। तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है, हमें ये देखना है कि इनका नंबर एवरेज और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना है। मतलब हमें एक तो फाइंड आउट करना है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और इसके लिए जो डेटा दिया गया देखिए,
दिया गया है कि एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर में 30% जो मॉलिक्यूल है ये नंबर हो गया 30% और ये इनका मॉलिक्यूलर मास हो गया इस 20,000। मतलब जो न्यूमेरिकल लिखा था उसमें ये N1 के इक्विवेलेंट हो गया और ये M1 के इक्विवेलेंट हो गया। सेकेंड 40% जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर उनका मास है 30,000, तो ये हो गया M2 और ये हो गया M2। और रेस्ट ऑफ द मास, रेस्ट मतलब 70% तो आपके हो ही चुके हैं, तो बचा कितना 30%। 30% मॉलिक्यूल जो है उनका जो मास है वो है 60,000। देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं इसका वेट एवरेज। वेट एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स multiply by its molecular mass, and since this molecular mass will again multiplied by molecular mass, तो ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। सेकेंड देखिएगा फॉर्मूला है N2 M2 M2। N2 मतलब सेकेंड मॉलिक्यूल्स 40 मल्टीप्लाई बाय 30,000 इंटू 30,000, तो ये हो गया 30,000 का स्क्वायर प्लस इसके बाद रिमेनिंग कितने बचे 30%, दैट इज N3 डिवाइडेड बाय N3 इंटू M3, अगेन मॉलिक्यूलर मास डबल है तो ये हो गया 60,000 का स्क्वायर। और हमें अब इसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में डिवाइड करेंगे नंबर एवरेज में। मास एवरेज निकाल रहे हैं हम सबसे पहले, तो उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेट, टोटल वेट जो उससे करेंगे, तो इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा, अब देखिए फॉर्मूले में N1 M1, तो ये हो गया N1 M1 मतलब हो गया 30,000 इंटू 20,000 प्लस N2 M2 से डिवाइड करना है तो हो गया 40,000 इंटू 30,000 प्लस N3 M3 से करना है तो हो जाएगा 30,000 इंटू 60,000। आप सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके जो आंसर आएगा इट विल अराउंड 43,333। ये हमारा आया मास एवरेज। तो मास एवरेज या वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, दोबारा देखिए जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर मास कैरी कर रहे हैं उन्हें मॉलिक्यूलर मास से दो बार मल्टीप्लाई करा जाएगा, जैसे मैंने दो बार किया यहाँ पे, तो 20,000 का स्क्वायर हो गया। सेकेंड क्योंकि 40% मॉलिक्यूल्स थे, दैट इज N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 टाइम मल्टीप्लाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर मास, फिर 30,000 का स्क्वायर। सिमिलरली 30,000 इंटू 60,000 का स्क्वायर। इसे डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द पॉलीमर से, तो जो ये ग्रुप है इसका मास है 30 इंटू 20,000 प्लस 40 इंटू 30,000 प्लस 30 इंटू 60,000, इस सबसे आगे हमको टोटल मास, और ये मिल गया हमें वैसे नंबर एवरेज में हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर आएगा टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो 30% मॉलिक्यूल उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 30 इंटू 20,000 प्लस इसका वेट हो जाएगा 40 इंटू 30,000 और जो इसका है वो हो जाएगा 30 इंटू 60,000। और क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सब 100, दैट इज 30 प्लस 40 प्लस 30। और अब इसका जो हमारा रेशो आ रहा है वो आ रहा है 36,000। और जैसे कि हमने बात की थी कि सिंथेटिक पॉलीमर में ये देखना पड़ता है कि ये जो दोनों का रेशो जो है 1 के इक्वल है या 1 से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर हम 43,333 को 36,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा आएगी, और जो 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है वो बता रही है कि ये इसमें यूनिफॉर्मिटी बहुत कम है क्योंकि वैल्यू 1 से दूर है। एक और हम क्वेश्चन देखें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दोनों निकालने हैं, जिसमें दिया गया है सबसे पहले एक पॉलीमर है और इस पॉलीमर में टोटल मॉलिक्यूल्स के साथ उनके मासेस दिए गए हैं। पहले देखें तो 200 मॉलिक्यूल, मतलब ये हो गया N1। इन 200 मॉलिक्यूल्स में हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है 10⁻³ दैट इज M1। फिर सेकंड है 300 मॉलिक्यूल्स, हो गया N2 और हर एक का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 10⁻⁴। थर्ड 500 मॉलिक्यूल और सभी का मॉलिक्यूलर मास है 10⁵। अब सबसे पहले मास एवरेज का फॉर्मूला होता है N1 M1 M1 N1 and this is M1, this is N2, this is M2, this is N3 and this is M3। फॉर्मूला होता है हमारे वेट एवरेज का N1 M1 M1। तो M1 मतलब M1 का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर। सेकेंड N2 M2 M2, this is N2 M2 का स्क्वायर। N3 M3 10⁵ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 500 + 300 + 200। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिससे हम नंबर एवरेज में डिवाइड करेंगे। मास एवरेज में टोटल मास से डिवाइड करना है, तो मास एवरेज में N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 दैट इज 500 × 10⁵। और इस तरह की जो रेशियो की वैल्यू हमको वेट एवरेज देगा दैट इज अराउंड 94,533। ये आ गया मास एवरेज। आसान है फॉर्मूले हमें बस याद रखने हैं। तो नंबर एवरेज का फॉर्मूला N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 M1 मतलब 200 × 10⁻³ प्लस N2 M2 300 × 10⁻⁴ प्लस 500 × 10⁵ divided by total number of molecules that is 500 + 300 + 200 plus 300 plus 500 और इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन के बाद आपका दैट इज 53,200। तो ये अगर हम इसका रेशो निकालें, नंबर एवरेज आया ही हमारा, तो अगेन हम ये नोटिस करें कि सिंथेटिक पॉलीमर में वेट एवरेज अपॉन नंबर एवरेज का रेशो 1 से काफ़ी ज़्यादा है। और काफ़ी ज़्यादा है मतलब ये पॉलीडिस्पर्स की कैटेगरी में आएगा, मोनोडिस्पर्स नहीं होगा। मोनोडिस्पर्स नहीं मतलब ऐसा होमोजेनस नहीं है। जो चेन है इसकी वो अलग अलग लेंथ की और अलग अलग वेट की है, तो ये नेचुरल पॉलीमर से डेविएट कर रहा है। और जो जितना नेचुरल पॉलीमर के क्लोज होगा उसको हम इन्वायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही अच्छा मानेंगे।